नमस्कार साथियों। एआर एकेडमी और विनर्स विंग के इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं महेंद्र चौधरी एज अ फैकल्टी पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन में हम आरएस मुख्य परीक्षा के जो सिलेबस है उसको कवर करेंगे। तो आज इस पहली क्लास के अंदर हम आरएस मुख्य परीक्षा के सिलेबस जो पॉलिटिकल साइंस पेपर थर्ड का भाग है उसके ऊपर चर्चा करेंगे और किस तरीके से इसको आगे की क्लासों में कवर किया जाएगा उसका एक मोटा मोटी खाका तैयार करेंगे। तो अपन चर्चा करते हैं पहले जो सिलेबस है उस पर। मुख्य परीक्षा के अंदर जो प्रश्न पत्र 3 सामान्य ज्ञान है और सामान्य अध्ययन का है। जो पॉलिटिकल साइंस आरएस मुख्य परीक्षा में 75 नंबर का वेटेज रखती है। पॉलिटिकल साइंस और जैसा सिलेबस में दिया गया है वर्ल्ड पॉलिटिक्स और करंट जो तीनों विषय है वो इसके अंदर है। पॉलिटिकल साइंस में 10 बिंदु दिए गए हैं जो भारत के संविधान से लेके इंटरनेशनल रिलेशन के और समसामयिक मुद्दा जो 11वां पॉइंट है। तो इनके ऊपर हम चर्चा करेंगे और पहले आज सिलेबस को थोड़ा मोटा मोटी देख लेते हैं और उसकी समझ विकसित कर लेते हैं कि आगे की क्लासों में हम इनको कैसे पढ़ते जाएंगे। सिलेबस के बिंदुवार अपन चीज़ों पर डिस्कस करेंगे और कैसे सवाल इनसे बन सकते हैं वो आगे की चीज़ों में अपन डिस्कस करते रहेंगे। तो सबसे पहले आप सभी लोग सिलेबस को साथ में रखें, सिलेबस को एक बार रीड करें और देखें। तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, विश्व राजनीति एवं समसामयिक मामले। वैसे विश्व राजनीति शब्द का यहाँ यूज किया गया है आईआर की बजाय। जैसे हम नॉर्मली इसको आईआर कहते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन, और वर्ल्ड पॉलिटिक्स, तो वर्ल्ड पॉलिटिक्स का ही भाग इंटरनेशनल रिलेशन है। हालांकि वर्ल्ड पॉलिटिक्स थोड़ा और ज़्यादा एक व्यापक शब्दावली है जिसमें इंटरनेशनल रिलेशन के साथ साथ जो वर्ल्ड लेवल के ऑर्गेनाइजेशंस है वो भी इसके अंदर आ जाते हैं। जैसे अपन संयुक्त राष्ट्र संघ की बात करते हैं तो वो इंटरनेशनल रिलेशन के बजाय वर्ल्ड पॉलिटिक्स का विषय समझा जाना ज़्यादा उचित है। फिर अपन टॉपिक वाइज चर्चा करते हैं इनकी। तो जो पहला टॉपिक दिया गया है भारत का संविधान। जो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में शुरुआत के जो 4 टॉपिक दिए गए हैं वो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के संबंध में है। तो भारत का संविधान के अंदर अपन जो संवैधानिक व्यवस्था भारत के अंदर विकसित हुई है, पहले जो ब्रिटिशर्स रेगुलेटिंग एक्ट से लेके भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम तक, और उससे पहले जो 1935 का अधिनियम है, 1919 का है, 1909 का है। तो जो जिस तरीके से ब्रिटिशर्स ने अपने देश के अंदर संवैधानिक व्यवस्था का विकास किया और फिर उसके बाद हमारी संविधान सभाओं ने, हमारे संविधान वेताओं ने जो संविधान का निर्माण किया है वो इस बिंदु के अंदर निर्माण होगा भारत के संविधान निर्माण में। जैसा कि अंबेडकर जी ने कहा कि 1935 का अधिनियम वो पर्याप्त है, भारत के जो संविधान की आवश्यकता नहीं थी, हम 1935 के अधिनियम से ही देश को चला सकते थे। तो कैसे आवश्यकता पड़ी और उन चीज़ों की भी अपन चर्चा करेंगे। जो संविधान का 2/3 भाग है वो 1935 के अधिनियम से लिया गया है और उन तमाम बिंदुओं की चर्चा करते हुए भारत के संविधान और उस संविधान के अंदर जो बड़ी बड़ी विशेषताएं हैं, जो संघात्मक व्यवस्था है, संसदीय व्यवस्था है, फिर कैसे कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका के अलग अलग पदों पे उनके पदाधिकारियों के जो संवैधानिक पद है, संवैधानिक संस्थाएं, उन सब की इसके अंदर जो विशेषताओं में उनकी चर्चाओं में बात करेंगे। जो विधि का शासन या मूल अधिकार वगैरह जो आगे के बिंदुओं में अपन चर्चा करेंगे। फिर संविधान संशोधन, संविधान के लागू होने के बाद जो आज तक 106 संविधान संशोधन हुए हैं उनकी इसमें चर्चा करेंगे। और मूल ढांचा, जो मूल ढांचे का विषय है, ये संविधान निर्माण के समय का विषय नहीं है बल्कि संविधान इतर उसके बाद जो केशवानंद भारती केस है उससे ये चीज उसके बाद में न्यायपालिका ने इसमें संवैधानिक विकास के तौर पर जोड़ी है। तो मूल ढांचे की हम चर्चा करेंगे कि मूल ढांचा क्या है, इसको कैसे परिभाषित किया जाना चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने या किसी भी संस्था ने, भारतीय संसद वगैरह किसी ने भी इसमें कोई परफेक्ट परिभाषा दी नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मूल ढांचे को किस संदर्भ में देखा है, क्या चीजें हैं और मूल ढांचे के अंदर कौन कौन सी चीजें आती है, कौन कौन सी नहीं आती, उन बिंदुओं पे अपन मूल ढांचे के अंदर चर्चा करेंगे। फिर आता है वैचारिक सत्व, दूसरा बिंदु। वैचारिक सत्व ये हमारे संविधान का यूं समझें कि एक दार्शनिक बिंदु है जो ये दिखाता है कि संविधान के अंदर क्या मूल सत्व है, क्या वो आइडियाज हैं जो एक संविधान को परिलक्षित करते हैं कि एक संविधान इस तरह का है, कैसा होना चाहिए लोगों के लिए। तो इसके अंदर जो पहला बिंदु है उद्देशिका,
किसी भी व्यक्ति को या किसी भी भारत के या भारत से बाहरी व्यक्ति को भी यदि भारत का संविधान देखना है और बड़े शॉर्ट में देखना है तो वो उद्देशिका को देख के समझ सकता है कि भारतीय संविधान में ये तमाम विशेषताएं हैं और इसकी शासन व्यवस्था इस तरीके की है, यहाँ लोगों को ये अधिकार हैं, ये न्याय की व्यवस्थाएं हैं। वो अपन उद्देशिका के अंदर, उद्देशिका एक तरीके से हमारे संविधान का प्रतिबिंब है, वो पूरे संविधान की एक दर्शन को परिभाषित करता है, उसको परिलक्षित करता है। फिर इसमें अपन मूल अधिकार पढ़ेंगे, मूल अधिकार जो कि नागरिकों के है, व्यक्तियों के है। और उसके बाद नीति निर्देशक तत्व पढ़ेंगे जो कि राज्य के लिए नीति के निर्देशक तत्व है कि राज्य मूल अधिकार तो वे है जो संविधान वेताओं ने उसी समय जब संविधान का निर्माण किया दे दिए, और जो चीजें उस समय प्रोवाइड नहीं करवा पाए क्योंकि उस समय की स्थितियां, सारी स्थितियां इस तरीके से नहीं थी कि सब चीजें उसी समय जो आर्थिक स्थितियां वगैरह तो प्रोवाइड करवा पाए, इसलिए कुछ संविधान वेताओं ने ऐसी चीजें नीति निर्देशक तत्वों के अंदर डाल दी जो समय समय पर राज्य है वो लोगों को, वहां के नागरिकों को प्रोवाइड करवाते रहेंगे। उसके बाद मूल कर्तव्य, हालांकि ये मूल संविधान के अंदर नहीं था, बाद में इंदिरा गांधी की सरकार के दौरान 46वें संविधान संशोधन 1976 के अंदर जो जोड़े गए मूल कर्तव्य, उनकी भी अपन चर्चा करेंगे। फिर अगले बिंदु आते हैं दो संस्थागत ढांचे के लेके। संस्थागत ढांचे में यहां से एक बड़ा सवाल बनता है आरएस मुख्य परीक्षा में, 10 नंबर का सवाल एक यहां से बनता है इंडियन पॉलिटी का। संसदीय प्रणाली, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, संसद। तो ये केंद्र की जो कार्यपालिका है और व्यवस्थापिका है, यहाँ संसद भी साथ में है, तो संसद और मतलब विधायिका और कार्यपालिका, इन दोनों चीजों को कवर किया है। और संसदीय प्रणाली क्या होती है, इसकी क्या विशेषताएं होती है, अध्यक्षात्मक से ये किस प्रकार अलग है और किस प्रकार अपने देश में संसदीय प्रणाली को क्यों अपनाया गया, अध्यक्षात्मक को क्यों नहीं अपनाया गया, उन चीजों पे अपन चर्चा करेंगे। और संसदीय प्रणाली, अभी इसमें क्या सुधार की गुंजाइश है, इसमें क्या सुधार किए जा सकते हैं, कुछ अध्यक्षात्मक व्यवस्था के बिंदु जो हमारी संसदीय प्रणाली में देखने को मिलते हैं, उन सब चीजों की अपन चर्चा करेंगे। फिर राष्ट्रपति, जो संविधान के अंदर सर्वाधिक यदि उपबंध किसी एक पद विशेष को लेके है तो वो राष्ट्रपति की है, विस्तृत व्याख्या की गई है, उनको किस प्रकार राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा, फिर किस प्रकार वो उनका कार्यकाल रहता है, और फिर महाभियोग की जो प्रक्रिया है, वो तमाम चीजें अपन इसके अंदर चर्चा करेंगे। और प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद, जो एक तरीके से वास्तविक कार्यपालिका के रूप में और अस्थायी कार्यपालिका के रूप में काम करती है, उसकी अपन इस बिंदु में चर्चा करेंगे। संसद, संसद विधायिका का मुख्य काम है कानून बनाना। तो कानून बनाना, किस तरीके से कानून बनाया जाएगा, विधेयक को किस तरीके से संसद के दोनों सदनों में लाया जाएगा, फिर राष्ट्रपति के पास कैसे जाएगा, उन पे क्या वो प्रतिक्रिया देगा, उन तमाम चीजों को हम संसद के अंदर पढ़ेंगे। राष्ट्रपति भी संसद का एक अंग है क्योंकि वो अंत में विधेयक पर हस्ताक्षर करके उसे अधिनियम का रूप दे देता है। फिर संस्थात्मक ढांचे में अपन संघवाद को पढ़ेंगे। संसदीय प्रणाली, संघवाद, ये पॉलिटिक्स के कोर टॉपिक है जिनके ऊपर अपन बड़ी गहराई से इनकी चर्चा करेंगे ताकि पॉलिटिकल साइंस की जो समझ है वो विकसित हो सके, और यहीं से 10 नंबर के सवाल बनते हैं। तो यदि इनको अच्छे से तैयार किया गया होगा और इनको अपन अच्छे से आंसर राइट वहां कर पाते हैं, एग्जामिनर के सामने इन चीजों को बेहतरीन ढंग से रख पाते हैं, तो पॉलिटी की जो समझ हमारी विकसित होगी और जो एग्जाम के अंदर दिखेगी वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अंकदायी होने वाली है। और संघवाद का ही प्रभाव है कि ये अगला बिंदु इसी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि संघ के अंदर ही केंद्र और राज्य जैसी दो अलग अलग इकाइयां होती है, स्वतंत्र स्तर पर काम करती है, जबकि एकात्मक व्यवस्था में ऐसा नहीं होता है। तो ये इसी में आगे इसी का बिंदु है, केंद्र राज्य संबंध इसी से जुड़ा हुआ है। फिर उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की अपन चर्चा करेंगे, न्यायिक पुनरावलोकन और न्यायिक सक्रियता। ये आज के समय के एग्जाम ओरिएंटेड अपन देखें तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 10 नंबर के सवाल आते रहे हैं। 2021 में न्यायिक सक्रियता और अति सक्रियता को लेके 10 नंबर का एक सवाल देखा था। न्यायिक पुनरावलोकन ये होता क्या है, किन बिंदुओं पे कर सकते हैं, ये मूल ढांचे से जुड़े हुआ चीज है, इसको हम इन टॉपिक को एक दूसरे से इंटरलिंक करके पढ़ेंगे आगे। फिर संस्थात्मक ढांचा में ये जो संवैधानिक संस्थाएं आ गई है, भारत निर्वाचन आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और संघ लोक सेवा आयोग, इन संवैधानिक संस्थाओं की चर्चा करेंगे। क्या संवैधानिक प्रावधान है, इन संस्थाओं को क्यों बनाया गया है और वो वर्तमान में किस स्थिति में है, उनका संगठन क्या है, ढांचा क्या है, उनकी नियुक्ति की प्रक्रियाएं क्या है, उन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। फिर जो ये संस्थाएं दी गई है, ये संस्थाएं गैर संवैधानिक संस्थाएं हैं, इनके लिए अपन असंवैधानिक संस्था नाम से शब्द का यूज करने से बचें, क्योंकि ये
संवैधानिक तो नहीं है, लेकिन इन्हें असंवैधानिक नहीं कह के गैर संवैधानिक कहें, क्योंकि इनका न संविधान में जिक्र है लेकिन बाद में विधियों से बनाई गई है, तो ये गैर संवैधानिक है, जो संविधान से परे है लेकिन असंवैधानिक नहीं है। फिर अगला बिंदु आता है राजनीतिक गत्यात्मकता। तो यहाँ से पॉलिटिकल साइंस जो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के ये 1, 2, 3, 4 और 5 बिंदु जो है यहाँ से कवर हो जाते हैं भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के। फिर राजनीतिक गत्यात्मकता के रूप में दूसरा बिंदु आता है राजनीतिक गत्यात्मकताएं। इस शब्द से क्या तात्पर्य है? गत्यात्मकता यानी डायनेमिक्स, जो चीजें समय दर समय बदलती रहती है। भारत की आजादी के समय धर्म, जाति या निर्जातीयता, भाषा और इन लिंग की भूमिकाएं एक अलग स्थिति में थी, आज के समय अलग स्थिति में है और आने वाले समय में और अलग स्थिति में होगी। तो ये बदलने वाली चीजें हैं, समय दर समय इनका प्रभाव अलग अलग चेंज होता रहता है। तो गत्यात्मकता की इन जाति, धर्म, वर्ग और निर्जातीयता, भाषा और लिंग की भूमिका और वर्ग की भूमिका, हाँ जी, वर्ग की भूमिका भी दी है। हालांकि ये भूमिकाएं भारत के संदर्भ में अभी इतनी ज़्यादा रिलेवेंट कम है, आने वाले समय में इनकी वर्ग और लिंग की भूमिकाएं और पर्यावरणीय जो चीज़ें हैं उनकी भी भूमिकाएं और ज़्यादा बढ़ सकती है। लेकिन यहाँ से 10 नंबर का सवाल, जैसे कि इस बार अपन ने 10 नंबर का 2000 जो अभी पिछला पेपर हुआ है 23 का, उसके अंदर जाति के सेकुलरीकरण नाम से एक सवाल देखा था। हम नॉर्मली सेकुलरीकरण शब्द का प्रयोग धर्म के लिए करते हैं, लेकिन इस बार के पेपर में जाति की सेकुलरीकरण के ऊपर 10 नंबर का सवाल पूछा है। तो वो फिर सवाल ऐसे किसी भी नोट्स में नहीं मिल पाते हैं। तो उन सवालों को अटेंड करने के लिए हमारी एक समझ विकसित होनी चाहिए कि सेकुलरीकरण से क्या तात्पर्य है और फिर उनको जाति की सेकुलरीकरण पे कैसे इम्प्लाई किया जा सकता है। तो इन चीज़ों की अपन एक अच्छी समझ विकसित करेंगे ताकि आप किसी भी तरह का सवाल आए तो उनको अटेंड कर पाए। एक मूलभूत बिंदु, मूलभूत जो समझ आधारित विषय है उनको अपन तैयार करेंगे। फिर राजनीतिक दल और मतदान व्यवहार। राजनीतिक दल, विशेषकर ये भारत के संदर्भ में अपन राजनीतिक दल पढ़ेंगे, उन राजनीतिक दलों का निर्माण कैसे हुआ, फिर आज उनकी क्या स्थिति है, कितने राष्ट्रीय दल है, कितने राजनीतिक दल है, कितने क्षेत्रीय दल है, फिर वो राष्ट्रीय दल या राजनीतिक दल कैसे बनते हैं, उनके लिए क्या शर्तें होती है, वो चीज़ें तय करेंगे। और मतदान व्यवहार, मतदान व्यवहार के अंदर वो चीज़ें आती है जो किसी भी वोटर को मतदान के लिए प्रभावित करती है। तो उन चीज़ों में फिर ये जाति, धर्म वगैरह तमाम चीज़ें फिर से उनमें मतदान व्यवहार में आएगी, क्योंकि ये चीज़ें भी भारत के अंदर मतदान व्यवहार को प्रभावित करती है। अगला बिंदु आता है नागरिक समाज, सिविल सोसाइटी और राजनीतिक आंदोलन। सिविल सोसाइटी को लेके इस बार अपन ने सवाल देखे थे नॉन पार्टी पॉलिटिक्स के अंदर, एक 5 नंबर का जो सवाल आया था जैसे 2023 के मेंस में। तो सिविल सोसाइटी जो ये राजनीतिक दलों से इतर है, वो ऐसा समाज जो राजनीति में बिना उतरे समाज के लिए कुछ काम करते हैं, वो सिविल सोसाइटी के अंतर्गत आते हैं। तो उनकी चर्चा करेंगे। और फिर राजनीतिक आंदोलन, बीच बीच में जो जेपी के आंदोलन है, लोहिया जी के है, फिर 80 के दशक में ये चरम पे आंदोलन, जो राजनीतिक आंदोलन चले थे, उनकी अपन चर्चा करेंगे। फिर राष्ट्रीय अखंडता एवं सुरक्षा से जुड़े मुद्दे, ये संविधान के संदर्भ में भी देखेंगे। और जो द्रविड़िस्तान के मुद्दे हैं, खालिस्तान के मुद्दे हैं, या फिर नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो समय समय पे नागालैंड, वहाँ से जो मुद्दे उठते रहे, उन चीज़ों की, उन मुद्दों की चर्चा करेंगे। और इन पे अपन करंट से जोड़ के इन बिंदुओं की आगे चर्चा करेंगे। सामाजिक राजनीतिक संघर्ष के संभावित क्षेत्र, ये इसी से इन तमाम इन चीज़ों से जुड़ा हुआ जो करंट के बिंदु है उनकी चर्चा करेंगे। राजस्थान की राज्य राजनीति, अभी तक अपन ने भारत की राजनीति के उन बिंदुओं की चर्चा की और जो संविधान के अंदर भारत के संदर्भ में संस्थाओं का जिक्र किया गया उनकी चर्चा की। अब राजस्थान की राज्य राजनीति में, राजस्थान में क्या दलीय प्रणाली है, क्या राजनीतिक जनांकिकी है, राजस्थान में राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के विभिन्न चरण। यहाँ से इस बार एक 10 नंबर का और सवाल बना था कि राजस्थान में 1951 से लेके 1952 से लेके 1971 जो कि राजनीति का प्रथम चरण है, उसकी 10 नंबरों में व्याख्या पूछी गई थी। तो राजनीतिक प्रतिस्पर्धा की शुरुआत में जो कांग्रेस के प्रभुत्व का दौर था, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का उद्भव हुआ और उसका कैसे विकास हुआ, फिर द्विदलीय व्यवस्था जो राजस्थान के अंदर कांग्रेस और बीजेपी की रहती है, उसकी चर्चा करेंगे अपन इसके अंदर। फिर पंचायती राज और नगरीय स्वशासन संस्थाएं, ये
भारतीय संविधान की एक अद्वितीय व्यवस्था है, जो और बड़े जैसे यूएसए या फिर ब्रिटेन से, जहाँ से अपन ने संवैधानिक प्रावधान ज़्यादातर लिए हैं, तो ऐसे किसी बड़े देशों में ऐसे प्रावधान नहीं देखने को मिलते। जो हमारे स्वशासन की व्यवस्था है, पंचायती राज और नगरीय स्वशासन की, उनकी चर्चा करेंगे। फिर शुरुआत में ये संवैधानिक नहीं थी, फिर कैसे आवश्यकताएं पड़ी, किन कमेटी ने इनके बारे में क्या प्रावधान किए, और फिर 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जो पंचायती राज और नगरीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया, और उसके फिर क्या प्रभाव पड़े और आज किस स्थिति में है। अभी जो इनका 5 साल का टेन्योर पूरा हो चुका है, लेकिन अभी भी चुनाव नहीं हो रहे हैं, तो क्या ये संवैधानिक परिप्रेक्ष्य में देखेंगे कि 5 साल होने के बावजूद कैसे नहीं चुनाव हो रहे, कौन कैसे संभाल रहा है चीज़ों को, इसके अंदर अपन चर्चा करेंगे। ये राजस्थान की पॉलिटी का एक बिंदु था, और इसमें से प्रबल संभावना है कि 10 नंबर का सवाल बने, क्योंकि दलीय प्रणाली, राजनीतिक जनांकी और प्रतिस्पर्धा के इन चरणों में ये 10 नंबर का एक सवाल बनने की संभावना है। फिर है शीत युद्धोत्तर दौर में उदीयमान विश्व व्यवस्था। शीत युद्धोत्तर दौर, शीत युद्ध का दौर कौन सा है, उसके बाद की दौर। शीत युद्ध का दौर था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद 1945 से लेके 1991 तक का। जब यूएसएसआर का विखंडन हो गया तो शीत युद्ध का अंत हो गया, और उस शीत युद्ध के अंत के बाद शीत युद्धोत्तर दौर की अपन चर्चा करेंगे, और उसमें उदीयमान विश्व व्यवस्था कैसी थी। तो उसके बाद जो विश्व व्यवस्था आई थी वो एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था थी, जिसमें अमेरिका का वर्चस्व था, आर्थिक तौर पे, सैन्य तौर पे, पूंजीवादी जो उनकी व्यवस्था है वो पूरे विश्व के अंदर एक तरीके से फैल गई थी, और उसी का वर्चस्व था। तो वो एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था का अपन इसके अंदर चर्चा करेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका का वर्चस्व बिल्कुल अगला ही बिंदु आ ही गया, जैसा कि शीत युद्धोत्तर दौर में यही विश्व व्यवस्था थी, एवं इसका प्रतिरोध। फिर जब अमेरिका का पूर्णतः वर्चस्व हो गया, दुनिया में कहीं भी कोई छोटी बड़ी राजनीतिक या भौगोलिक या जियोपॉलिटिकल इश्यू होता, वहाँ अमेरिका का वर्चस्व और अमेरिका वहाँ पहुँच जाता। तो फिर इसका प्रतिरोध भी हुआ, और प्रतिरोध कौन कर रहा है, रूस, फिर अभी आज के युग में चाइना। तो ये प्रतिरोध के बिंदु अपन पढ़ेंगे। फिर संयुक्त राष्ट्र एवं क्षेत्रीय संगठन, ये वर्ल्ड पॉलिटिक्स के बिंदु है। संयुक्त राष्ट्र संघ और क्षेत्रीय संगठन है, इनकी अपन चर्चा करेंगे। ये कब बने, इनके अंदर कौन कौन से देश हैं, वर्तमान में ये कितने प्रासंगिक है, इनकी प्रासंगिकता को लेके सवाल आजकल ज़्यादा बनते हैं, क्योंकि क्या विशेषताएं या कौन से देश इसके अंदर है, कौन से नहीं है, कहाँ इसकी समिट हो रही है। ये चीज़ें प्री के लेवल तक ठीक है, लेकिन मेंस के अंदर इनके ज़्यादा प्रासंगिकता की चीज़ें पूछी जाती है, और इनमें क्या सुधार की या फिर आगे की राह क्या हो सकती है, उनको लेके काफ़ी एनालिटिकल सवाल आजकल देखने को मिलते हैं। तो अपन उसी हिसाब से इन चीज़ों को कवर करते चलेंगे। अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की गत्यात्मकता। अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के अंदर कौन कौन से, जैसे ये संगठनों की बात हो रही है, तो कौन से संगठन आ जाएंगे, IMF आ जाएगा, वर्ल्ड बैंक आ जाएगा, WTO आ जाएगा। तो उनकी क्या स्थिति है, उनका क्या संगठनात्मक ढांचा है, उनकी अपन इनके अंदर अध्ययन करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद एवं पर्यावरणीय मुद्दे, यहाँ से भी एक बड़ा सवाल भी बन सकता है, और 5 नंबर के सवाल यहाँ बनने की अच्छे चांस रहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, जब 2001 में USA पे जो अटैक हुआ, तो उसके बाद जो आतंकवाद को अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप मिल गया। उससे पहले USA इसको एक क्षेत्रीय समस्या मानता था। तो वहाँ से अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद की जो शुरुआत हुई है, और अभी अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, पर्यावरण, क्लाइमेट चेंज और जियोपॉलिटिकल इश्यूज, ये कुछ ऐसे विषय हैं जो पॉलिटिकल साइंस के अभी ज्वलंत विषय हैं। हर किसी समिट के अंदर, किसी अंतर्राष्ट्रीय जो समिट होती रही है, चाहे UN की हो या फिर ब्रिक्स की हो, G20 की हो, उन तमाम चीज़ों में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, पर्यावरणीय मुद्दे यानी कि क्लाइमेट चेंज, इन बिंदुओं की चर्चा होती ही है। तो ये वर्तमान समय के बड़े ज्वलंत मुद्दे, इनकी चर्चा करेंगे। फिर आती है भारत की विदेश नीति, उद्विकास निर्धारक तत्व। भारत की विदेश नीति, जो भारतीय संविधान में इसको लेके क्या प्रावधान है, उन चीज़ों को पढ़ेंगे। और भारत की विदेश नीति के अंदर क्या मुख्य उसकी विशेषताएं क्या है, वो आदर्शवादी है, यथार्थवादी है, या फिर कितनी परिवर्तनशील है, उन बिंदुओं की अपन चर्चा करेंगे। और निर्धारक तत्व, निर्धारक तत्वों के अंदर क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो भारत की विदेश नीति को प्रभावित करती है। यहाँ की जो क्षेत्रीय है, फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो सीमाएं हैं, या फिर जो पड़ोसी देश है, भारत की जो भौगोलिक अवस्थिति है, ये तमाम जो
चीज़ें हैं वो निर्धारक तत्व के अंतर्गत आएगी। संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, रूस, यूरोपीय संघ, पड़ोसी देशों के साथ भारत के संबंध। तो भारत के सभी जो पड़ोसी देश हैं, हम अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, इधर चाइना है, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, तो इन देशों के साथ भारत के किस तरीके के रिश्ते हैं। अभी हमने बीच में देखा कि भारत के लगभग तमाम पड़ोसी देशों के साथ रिश्ते अनिश्चितता के दौर से गुजर रहे हैं। तो ऐसी स्थितियां क्यों बन रही है? सारे देशों में हमने श्रीलंका की स्थिति देखी, पाकिस्तान की आज वर्तमान स्थिति हो, या फिर अफगानिस्तान में भी कोई एक निश्चित शासन व्यवस्था या किसी निश्चित सत्ताधारी का वहाँ शासन अभी नहीं है। म्यांमार के अंदर जो स्थितियां हैं, अभी भी सैन्य शासन लागू है। और नेपाल के अंदर अभी 1-2 दिन पहले जो हम देख रहे हैं कि वहाँ राजतंत्र को वापस लाने के लिए आंदोलन जो हो रहे हैं। और श्रीलंका में भी जो बीच में लोकतांत्रिक स्थितियाँ कई गड़बड़ाई थी और वहाँ अभी साम्यवादी सरकारें भी है। तो उन चीज़ों को अपन भारत के संदर्भ में देखेंगे और ये देखेंगे कि भारत उन अपने पड़ोसी देशों के साथ जो विदेश नीति है उसको किस प्रकार प्रभावी बनाए और उन्हें कैसे हैंडल करे कि यदि भारत की उन पड़ोसी देशों से कम बन रही है या उनकी विदेश नीति मैच नहीं हो रही है, फिर भी भारत को अपना क्या स्टैंड रखना चाहिए ताकि वो उसके राष्ट्रीय हितों की अभिरक्षा में शामिल हो सके। भारत के साथ संबंध, संयुक्त राष्ट्र गुट निरपेक्ष आंदोलन, ब्रिक्स, G20, G77 और सार्क में भारत की भूमिका। तो ये हम जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है वर्ल्ड पॉलिटिक्स के, इनके बारे में बात करेंगे इसमें। गुट निरपेक्ष आंदोलन और सार्क, इन दोनों की प्रासंगिकता के मुद्दे भी काफी चर्चित रहे हैं, तो उनकी भी चर्चा करेंगे। फिर आता है अगला बिंदु, दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, पश्चिम एशिया और सुदूर पूर्व में भू राजनीतिक एवं रणनीतिक मुद्दे तथा उनका भारत पर प्रभाव। तो जियोपॉलिटिकल इश्यूज कौन से होते हैं उनकी अपन चर्चा करेंगे। जियोपॉलिटिकल इश्यू मींस पॉलिटिक्स इन जियोग्राफी, जो भू क्षेत्र के कारण राजनीतिक मुद्दे होते हैं। जैसे हम भारत के संदर्भ में देखें तो कश्मीर का हो गया, या फिर वर्ल्ड लेवल पे जो अभी रूस यूक्रेन का वॉर है, इजराइल फिलिस्तीन का मुद्दा है, तो ये भू राजनीतिक मुद्दे हैं। और ये पश्चिम एशिया का संदर्भ दिया है, तो इन भू राजनीतिक क्षेत्रों से ये सवाल बढ़ने की अच्छी चांस रहते हैं, तो इनके ऊपर अपन चर्चा करेंगे। और अंतिम 11वां बिंदु जो है वो है समसामयिक मामलों का। और समसामयिकी के अंदर राजस्थान की भी और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय यानी कि तीनों स्तर की समसामयिकी हमारे सिलेबस में है, तो उनकी हम समय समय पॉलिटिकल साइंस के जो बिंदु जो टॉपिक अपन पढ़ेंगे उनको पॉलिटिकल साइंस और करंट आपस में जोड़ते हुए पढ़ते रहेंगे। और व्यक्ति एवं स्थान, खेलकूद से जुड़ी हाल की गतिविधियाँ, हालांकि पॉलिटिकल साइंस से इनका सीधा रिलेशन नहीं है, लेकिन करंट के जो सवाल है वो अपन खेलकूद वाले, उसमें स्पोर्ट्स एंड योगा वाले चीज़ों में ये कवर हो जाएगा। और राजस्थान और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की चीज़ें, जो राजस्थान राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समसामयिकी के वो मुद्दे जो राजनीति को प्रभावित करते हैं या राजनीति से कहीं न कहीं संबंध रखते हैं, उनकी चर्चा अपन इस क्लास में करेंगे आगे। ठीक है, तो आज अपन ने पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस की पूरी चर्चा की, और आप सभी जो भी अभ्यर्थी इस क्लास को देख रहे हैं उन्होंने जो अपना समय दिया, इस कक्षा को अच्छे से सुना, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप पॉलिटिको जो RS मेंस के सिलेबस में है, अभी स्थितियाँ ये है कि RPSC का जो ट्रेंड है वो बदलता जा रहा है, और कोई भी एक बुक या कोई भी नोट्स पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस को कवर कर पाने में सक्षम नहीं है। तो अपनी अप्रोच ये होनी चाहिए कि अपन पॉलिटिकल साइंस के जो मुख्य बिंदु हैं, जो मुख्य समझ आधारित मुद्दे हैं, उनमें अपनी पकड़ बनाएं, उनमें समझ को विकसित करें, ताकि किसी भी स्तर का पेपर आए तो अपन उनको अटेंड कर पाने में सक्षम हो। विनर्स वेव अकेडमी और AR अकेडमी की तरफ से धन्यवाद।